द मेजर एक्सोजेनिक फोर्सेस व्हिच क्रिएट्स डिफरेंस ऑन दिस अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हुए जो फर्क डालते हैं वो है वाटर, विंड एंड आइस। ये जो तीनों फोर्सेस है ये आपके डिफरेंट परिवर्तन या चेंजेस के कॉज है या कारण है। अब हम इस वीडियो में इस चेंजेस के बारे में कुछ जानेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो मेजर लैंडफॉर्म यानी कि दो कारण जो जिसके वजह से आपका कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो वेदरिंग एंड इरोजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदरिंग एंड इरोजन आपका दो टर्मिनोलॉजी दिया है। वेदरिंग क्या है? इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि पत्थर का टूटना, उसको बोलते हैं वेदरिंग। ओके। और इरोजन, इरोजन क्या है? इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस से धीरे धीरे करके चीजों का तोड़ना या फिर उसका खत्म होना, इसको जो वाटर, विंड और आइस के माध्यम से होता है इसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये जो इरोजन है, द इरोडेड मटेरियल्स इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड। ये जो छोटे छोटे टुकड़े या डस्ट पार्टिकल फॉर्म में या सैंड फॉर्म में फॉर्मेशन होते हैं जो रॉक्स को तोड़ तोड़ के धीरे धीरे टूट के वो सैंड फॉर्म में आ जाते हैं, वो कैरिड अवे या तो विंड के द्वारा होता है या तो वाटर यानी कि रिवर जैसे चीजों से होता है, एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, एंड डिफरेंट जगह पे कैरी होके वो डिपोजिट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट द डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो पत्थरों का टूटना, चाहे जल्दी टूटे या धीरे धीरे, इस वजह से आपका डिफरेंट आपकी जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं अर्थ के डिफरेंट पार्ट में, तो इसको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्स के द्वारा आपका जो चेंजेस होता है। तो अभी हम जानेंगे कैसे रिवर के द्वारा, सी के द्वारा, आपके आइसबर्ग्स के द्वारा और विंड के द्वारा ये चेंजेस होते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी कि सी वेव्स के द्वारा आपका किस तरह से इरोजन एंड डिपोजिशन वगैरह होता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, यानी कि इरोजन एंड डिपोजिशन, जैसे कि आप जानते हैं सी में कंटिन्यूअसली वेव्स क्रिएट होते हैं जो बार बार उसके जो कोस्टल रॉक्स के ऊपर वो टकराता है। इस टकराने के वजह से ये जो कोस्टल रॉक्स पे टकराता है तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लार्जर होते हैं एंड कुछ वाइडर होते हैं। दस hollow like caps are formed on the rocks। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं सी कैप्स। यहाँ पे कंटिन्यूअसली जब आपका वेव्स टकराता है, डेली एंड हर समय टकराता है, तो ये रॉक्स जो होता है धीरे धीरे वो टूटने लगता है और उसमें इरोजन्स क्रिएट होते हैं और उसमें कैप फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये जब बहुत ज्यादा होता है तो ये सी आर्क्स का फॉर्मेशन लेता है, यानी कि वो एक तरफ से दूसरे तरफ पानी निकलने लग जाता है और ऊपर में एक छत जैसा रह जाता है। ठीक है, ये तो सी कैप्स का हो गया। एंड सी आर्क्स, यहाँ पे देख सकते हैं सी आर्क्स, ओनली द प्रूफ ऑफ द कैप्स रिमेन एंड दस फॉर्मिंग इज सी आर्क्स, फर्दर द इरोजन आर लेफ्ट व्हेन वॉल लाइक फीचर इज कॉल्ड स्टैक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैक्स, यानी कि वहां पे सिर्फ एक वो काट काट के एक वॉल लाइक फीचर्स क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं स्टैक। सेम वे आप बहुत सारे जो सी शोर में रहते हैं वो देखे होंगे, सी क्लिप्स फॉर्मेशन होता है, यानी कि समुंदर एक रॉक के नीचे, काफी नीचे होता है। जब समुंदर बार बार उसको काटता है तो एक स्टीफ वॉल जैसे फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं सी क्लिप्स। ओके, यानी कि जैसे यहाँ पे आपका क्लिप्स होगा और यहाँ पे समुंदर होगा, ये कंटिन्यूअसली सी क्लिप्स इसको बोला जाता है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ आपको मिलेगा इस एरिया में, और ये जो ऊपर का रॉक्स इस तरह से होगा, आप फोटो में भी देख सकते हैं। द सी वेव्स डिपोजिटेड सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग द बीचेस। जो इससे कटाव होता है, यानी कि ये जो आपका पत्थर कट कट के आपका जो डस्ट पार्टिकल्स निकलता है या जो सैंड फॉर्मेशन होता है वो डिपोजिशन होता है सेडिमेंटेड अलोंग द सोर्स। ओके,
the sea waves deposit the sediments along the source forming beaches। यानी कि जो चीज इस पत्थरों को काट के जो फॉर्मेशन आपका होता है, जो इरोजन होता है आपका, दिस इज कॉल्ड इरोजन, उस चीज को वेव्स के द्वारा वो डिपॉजिट होता है सी शोर पे। इसीलिए आप सी शोर पे जो आप बालू देखते हैं या सैंड देखते हैं, वो इस इरोजन और डिपोजिशन का कारण है या कॉज के वजह से होता है। ओके, ये आपके क्वेश्चन में भी है कि कैसे सी बीचेस फॉर्म होता है। इट इज ड्यू टू द इरोजन ऑफ द रॉक्स एंड डिपोजिशन इट बाय द सी वेव्स इन द सी शोर या सी बीचेस। ओके, इसके वजह से बीचेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे वर्क ऑफ आइस, यानी कि ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है दे आर रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि बर्फ की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्फ की नदी है, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। और जहाँ आप ये वीडियोस में देख सकते हैं, और ये जब ग्लेशियर टूटता है तो जब हैवी पत्थर जैसे मतलब बड़े बड़े आपके आइस के क्यूब्स बड़े बड़े टूटते हैं, तब वो अपने साथ लैंड को और जो पत्थर उसको भी इरोजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका ये सॉयल और स्टोन्स का इरोजन होता है और वो उसके साथ फ्लो होके डाउनस्ट्रीम में आता है। ठीक है, तो ये जो डाउनस्ट्रीम में आता है, जब ऊपर में यानी कि पहाड़ के ऊपर में अगर पत्थर का बड़ा इरोजन होता है, वो लेक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और फिर वहीं पे और जब नीचे आता है तो फिर उसको बोला जाता है ग्लेशियर मोरेन्स, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर सैंड और सिल्ट्स वगैरह उसके साथ कैरी होके आते हैं उस जो आइस के साथ या ग्लेशियर के साथ जो मेल्ट होने के बाद या फ्लो के साथ आते हैं, तो वो अपने साथ वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ले आते हैं, जिसकी वजह से वो जहाँ पे आके डिपॉजिट होता है उसको बोला जाता है ग्लेशियर मोराइन। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं फोटो में, जिसको बोला जाता है ग्लेशियर मोराइन। तो आइस या ग्लेशियर के द्वारा भी बड़ा इरोजन और बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी हम जानते हैं वर्क ऑफ विंड, यानी कि विंड के द्वारा क्या क्या काम होता है। मेनली अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि विंड काफी बड़ा चेंजेस डेजर्ट एरिया में करता है। जब कंटिन्यूअसली फ्लो होता है आपका एयर का और उसके साथ जो आपका डस्ट पार्टिकल या फिर सैंड का फ्लो होता है, तो वहां पे जो भी स्टोन्स होते हैं या रॉक्स होते हैं, वहां पे एक मशरूम जैसा कट हो जाता है, मशरूम रॉक्स उसको बोलते हैं। उसका नीचे का पोर्शन ऐसे हो जाता है, कट हो जाता है, और ऊपर का आपका बड़ा चौड़ा रहता है। तो आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे जैसे ही आपका एयर का फ्लो होता है या विंड का फ्लो होता है, जो सैंड होता है वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सैंड जो आपका फ्लो के साथ जाते हैं। जब सडनली आपका एयर का फ्लो कम हो जाता है, बंद हो जाता है, वो वहीं पे सारे गिर जाते हैं, वो जो सैंड्स हैं वो गिर जाते हैं। तो वहां पे एक लो हिल्स यानी कि छोटे छोटे पहाड़ जैसे वो बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं, जो उस लो हिल्स को बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी कि आपका सैंड का यानी कि जो आपका रेत है उसका छोटा छोटा पहाड़ को हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सैंड मतलब रेत और ड्यून्स मतलब छोटा छोटा लो हिल्स को ड्यून्स बोला जाता है। तो उसका जैसे बहुत सारा जहाँ पे जमा होता है सैंड ड्यून्स, उसको लोएस बोला जाता है। जनरली ये चाइना में पाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि चाइना में ऐसे बहुत सारा लार्ज स्केल में सैंड ड्यून्स का एक एरिया पाया जाता है। तो इस तरह से आपका सैंड के द्वारा मेनली आपका जो डेजर्ट एरिया में ये सारा डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर आपका चेंजेस होता है। सैंड ड्यून्स का प्लेस चेंज होता है। आज जहाँ पे सैंड ड्यून्स है हो सकता है कल नहीं है और दूसरी जगह पे वो बन जाए। और ये काफी डस्ट पार्टिकल हल्के होने की वजह से ये काफी दूर तक फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये काफी दूर तक फ्लो होते हैं, जिसके वजह से ये काफी बड़ा एरिया में एक चेंजेस लाता है। अभी हम जानते हैं कि वर्क ऑफ रिवर, यानी कि रिवर के द्वारा क्या कैसे कैसे इरोजन और डिस्ट्रैक्शन होते हैं या चेंजेस होते हैं फॉर्मेशन में अर्थ में, वो हम जानते हैं। जैसे कि एक रनिंग वाटर है रिवर में, वो जब पहाड़ी से नीचे गिरता है वो बड़े जल्दी और काफी प्रेशर में होता है। ठीक है,
हालांकि वो पत्थर को उतनी जल्दी काट नहीं पाता, बट जहां पे उसको सॉफ्ट रॉक्स मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह का है, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। तो यहाँ पे उसको सॉफ्ट रॉक मिलता है, वो जल्दी उसको काट लेता है और उसी एरिया में वो जनरली वाटरफॉल बनाता है। ठीक है, उस एरिया में जहाँ पे उसको जल्दी सॉफ्ट रॉक मिलता है वहाँ पे वो वाटरफॉल बनाता है, और हार्ड रॉक से गिर के सॉफ्ट रॉक के ऊपर वो उसको काट के और वाटरफॉल का फॉर्मेशन समय के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन उसके वजह से जो आपका ये जो सॉफ्ट रॉक कटता है, वो उसी नदी का साथ, जिस नदी के ऊपर ये वाटरफॉल बनता है उस नदी के साथ वो नीचे यानी कि प्लेन्स एरिया में फ्लो होके जाता है और वो डिपोजिट हो जाता है। डिपोजिशन यानी कि वो नदी के दोनों तरफ धीरे धीरे करके वो जो आपका पत्थर का जो डस्ट बनता है या फिर जो उसका सैंड बनता है, उसका जो इरोजन का पार्टिकल्स है, वो सारा जो प्लेन एरिया में जाके नदी के दोनों तरफ जमा होता है। वो हम आगे देखते हैं। जैसे ही नदी प्लेन एरिया में आता है तो वो अपना जो उसका इरोजन पार्टिकल्स है वो जमा होने लग जाता है। जैसे यहाँ आप नदी के देख सकते हैं, नदी काफी ट्विस्ट एंड टर्न लेने लग जाता है। ठीक है, तो ये नदी जो है प्लेन एरिया में जैसे ही पहुंचता है ये काफी ट्विस्ट एंड टर्न लेता है, क्योंकि उसमें फ्लो में उतनी दम नहीं होता है कि वो सीधा उतना फ्लो हो सके, तो उसका फ्लो ट्विस्ट एंड टर्न के साथ होता है। तो ये जो आपका मेंडर्स बोलते हैं इसको, ये नदी का जो टर्निंग पॉइंट्स है, सारा टर्निंग पॉइंट्स उसको मेंडर बोला जाता है। रोड का भी अगर कोई रास्ते का भी ऐसा टर्निंग होता है उसको मेंडर बोला जाता है। तो इस जो ये टर्निंग पॉइंट्स में यहाँ सारे डिपॉजिट्स होने लग जाता है, जो आपका इरोजन पार्टिकल्स ऊपर से फ्लो होके आते हैं, ये सारा जो टर्निंग पॉइंट्स में फ्लो आपका डिपॉजिट होने लग जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही ये ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है, जब ये डिपॉजिट काफी ज्यादा हो जाता है तो नदी का फ्लो इस डिपॉजिट अमाउंट को, जो ये डिपॉजिट एरिया है, तो इसको क्रॉस करके वो पानी दूसरी तरफ नहीं जा पाता, बट उससे पहले जो पानी है वो एक कटवे हुए रख के रह जाता है, और यहाँ पे वो उसको बोला जाता है ऑक्सबाव लेक। ओके, ये अलग पड़ जाता है, ये जो डिपॉजिटेड पानी है वो अलग पड़ जाता है और नदी धीरे धीरे उसके दूसरे तरफ फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि ये जो टीला जैसा बन जाता है डिपॉजिट अमाउंट के वजह से, कुछ डिपॉजिट्स इरोजन का जो डिपॉजिट्स होता है उसके वजह से वो उसके दूसरी तरफ उसका पानी का फ्लो नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आपका ये एक अलग एरिया बन जाता है जिसको बोला जाता है ऑक्सबाव लेक। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑक्सबाव लेक। एट द टाइम ऑफ रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, जब बरसात में ज्यादा बरसात होने की वजह से आपका पानी ओवरफ्लो होता है, यानी कि जो नॉर्मल उसका फ्लो से ज्यादा हो जाता है, दोनों तरफ उसका पानी फैल जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लोडिंग एरिया। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लोडिंग एरिया या फ्लोडिंग प्लेन। जो पानी जब नदी में ज्यादा होता है तो एक एरिया में स्प्रेड होता है, उसको बोला जाता है फ्लड प्लेन। तो सेम तरह से जब ये फ्लड खत्म होता है तो बैंक यानी कि जो नदी के दोनों तरफ है, जो नदी के दोनों तरफ ऐसे आपके जो सेडिमेंट्स है या सॉइल्स है, फाइन सॉइल्स एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स, ये बैंक्स के दोनों तरफ जमा होने लग जाता है, जिसके वजह से ये बैंक्स की हाइट है वो बढ़ जाता है, जिसको बोला जाता है लीव्स। ओके, जिसको बोला जाता है लीव्स। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। तो एज द रिवर अप्रोचेस टू सी, जैसे जैसे ये रिवर अप्रोच करता है सी की तरफ, तो इसकी जो गति है यानी कि फ्लो है और कम हो जाता है, फिर वो अपना डेल्टा फॉर्मेशन करता है। जैसे जैसे जो नदी है वो समुंदर की तरफ मिलने लगता है, यानी कि समुंदर के पास होता है, वो उसके फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, जिसका स्ट्रीम्स का फ्लो काफी स्लो हो जाने के वजह से वो मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, उसका पानी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है और मल्टी फ्लोज में क्रिएट हो जाता है। जहां पे देख सकते हैं बहुत सारा फ्लोज क्रिएट होने लग जाता है, धार बनने लग जाता है, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, तो उपनदी जो उसको बोलते हैं, इसको शाखा नदी या उपनदी जिसको बोलते हैं, शाखा नदी बोलते हैं इसको। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड, तो जिसके वजह से इस एरिया में वो अपना लोड को डिपोजिट करने लग जाता है और इसका जो फ्लो है काफी डिवाइड होके
और डिफरेंट जगह पे वो समुंदर में टच करता है। तो ये जो टोटल एरिया बनता है जहां से नदी का फ्लो काफी स्लो होके और डिपोजिटरी काफी जमा होके और एक ब्रांच जैसे क्रिएट होता है, जैसे आपकी कोई ट्री का ब्रांच जैसे क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा। ओके, इसको बोलते हैं, इस माउथ को, इस सेडिमेंट्स के वजह से जो माउथ क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, आज इस वीडियो में जो सारा एक्सोजेनिक फोर्सेस है जिसकी वजह से आपके चेंजेस होते हैं अर्थ के ऊपर, तो उसके बारे में आप जान गए। तो फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।